सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 4 क्या बताती है किताबें और कब्रें का पहला प्रकरण प्राचीन ग्रंथ और संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ इस पाठ के अंदर एक मैरी नाम की लड़की है, वो पुस्तकालय में जाती है। तो पुस्तकालय में मैरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। तो मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों की किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो मैरी सोचने लगी कि ये वेद क्या है। तो वेद किसे कहते हैं, इस पाठ में हम पहले यही देखेंगे कि वेद क्या होते हैं। इसके बाद देखिए आगे आप कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। जो वेद हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक होते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद 4 होते हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो ये देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया? सूक्त। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने की एक वस्तु। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, यानी ये जो ऋग्वेद में सूक्तियाँ लिखी हुई हैं इन्हें किसने लिखा? ऋषि मुनियों ने। तो आचार्य यानी कि गुरु, शिक्षक, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। कैसी? प्राक मतलब पहले की, जिसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। जो तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न होती है। तो ये देखिए कि संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोप, तो इनकी भारतीय और यूरोपी दोनों की मिक्स होती है, तो इसे कहते हैं भारोपीय। तो इसी भाषा परिवार का ये हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उसमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए कि मातृ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसी मातृ संस्कृत भाषा के शब्द से माँ और मदर, माँ हिंदी में और अंग्रेजी में मदर शब्द निकले हैं। क्या तुम्हें इनमें से कोई और समानता भी नज़र आती है? तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और यूरोपीय के अलावा एक भाषा परिवार और भी हैं, उनकी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि
उदाहरण के लिए देखिए कि हमारे भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत और वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ये हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ये होती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो देखो कई भाषा परिवार निकले, भारत यूरोपीय, इसके बाद तिब्बत वर्मा, फिर था द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इसके बाद देखिए आगे कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं और ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। यानी कि जो किताबें हम आजकल पढ़ते हैं वे लिखी और छापी होती हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है उसको पहले उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। और रचनाओं के कई सदी बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो है वो लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।